हाँ बच्चों, तो आज हम देखने जा रहे हैं ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, कुल मिलाकर एक चीज समझ लो, रोल ऑफ ऑर्बिटल्स इन रेजोनेंस। रेजोनेंस में ऑर्बिटल्स का क्या रोल होता है, उस चीज को हम लोग यहाँ पर समझने जा रहे हैं। ठीक है भैया, देखो बच्चों, बात करना बंद करो, इधर देखो। आपको मालूम है रेजोनेंस के अंदर या डी लोकलाइजेशन के अंदर क्या होता है? आपको ये मालूम है डी लोकलाइजेशन के अंदर क्या होता है भाई? तो होता ये है कि हमें ये मालूम है डी लोकलाइजेशन जैसे अगर हम कराते हैं तो उसमें पहली कंडीशन होती है कॉन्जुगेट सिस्टम। तो कॉन्जुगेट सिस्टम ऐसा होता है मल्टीपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, और हमें यहाँ पर मालूम है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन होता है इसका डी लोकलाइजेशन होता है, और जब इसका डी लोकलाइजेशन होता है तो ये पाई बॉन्ड यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है और यहाँ भी प्रेजेंट है, बराबर बराबर। अगर यहाँ देखा जाए तो हम ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर किसके बारे में बताता है? नंबर ऑफ बॉन्ड्स के बारे में बताता है। यहाँ नंबर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर आपका 2 रहेगा, यहाँ भी बॉन्ड ऑर्डर 2 रहेगा और यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 1 रहेगा, हमें ऐसा मालूम चलता है। ठीक है ना? पर एक्चुअल में जब हम डीलोकलाइजेशन की फिनोमेना को मानते हैं तो हम ये कहते नहीं है यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर सभी जगह 1 से ज्यादा है, कहीं पर भी 1 नहीं होगा, और सभी जगह 2 से आपका कम है, बराबर नहीं बटा हुआ आपका ये। ठीक है, तो कुल मिलाकर इसके अंदर होता क्या है? होता यह है कि ये जो कार्बन है इसके बीच में डबल बॉन्ड लगा है, यहाँ जो कार्बन है इसके बीच में डबल बॉन्ड लगा है, इनके पास में मौजूद हैं ऑर्बिटल्स। कौन प्रेजेंट है? ठीक है भाई, ऑर्बिटल्स कैसे प्रेजेंट है? ऐसे प्रेजेंट है क्योंकि यहाँ पर पाई बॉन्ड है, क्या मौजूद है? और पाई बॉन्ड कैसे लगता है? साइड वाइज ओवरलैपिंग से लगता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग से लगता है। तो अगर सिर्फ ऊपर वाले की अगर हम यहाँ पर पिक्चर देखें, इस वाले की पिक्चर देखें, तो लास्ट के दो यहाँ पर ये इसके पास में इसका इलेक्ट्रॉन इस तरीके से शेयर हो रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस तरीके से शेयर हो रहा है, दिखाई दे रहा है? पाई बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। पर एक चीज देखो जरा, जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ बॉन्ड ऑर्डर या बॉन्ड लेंथ के बारे में बात करें, इसकी बॉन्ड लेंथ थी अगर जैसे हमने मान लिया x, तो इसकी हो गई 2x, और इसकी क्या हो गई x। अगर ये डीलोकलाइजेशन नहीं होता है तो इनकी बॉन्ड लेंथ अलग अलग होंगी कि नहीं होंगी? बोलिए भाई। जब बॉन्ड ऑर्डर 1 रहेगा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा रहेगी, और जब आपका बॉन्ड ऑर्डर कम रहेगा तो बॉन्ड ऑर्डर अगर आपका ज्यादा रहेगा तो बॉन्ड लेंथ कम रहेगी, और बॉन्ड ऑर्डर अगर कम है तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है। उसी चीज को हमने यहाँ पर लिख दिया। पर एक्चुअल में यहाँ डीलोकलाइजेशन हो रहा है तो इन सबकी बॉन्ड लेंथ कैसी है? सेम है कि नहीं है? और अगर ये सेम है ईशान, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा सकता है तो जरा देखो उतनी डिस्टेंस तो यहां भी है, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां नहीं जा सकता है? बॉन्ड लेंथ कैसी है? सेम। और जब बॉन्ड लेंथ सेम है तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां भी तो जा सकता है भाई, उतनी डिस्टेंस तो कवर करनी है जितनी से यहां कवर करनी है, उतनी डिस्टेंस यहाँ है, तो यहां जाने के बजाय ये यहां भी तो जा सकता है। और सेम वैसे ही ये वाला इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां की ओर जा रहा है और उतनी डिस्टेंस यहाँ है, तो ये भी तो यहां से यहां जा सकता है। तो कुल मिलाकर एक इलेक्ट्रॉन यहां से लेकर यहां तक घूमने के लिए फ्री है कि नहीं है?
तो कॉन्जुगेट सिस्टम में इलेक्ट्रॉन सेम डिस्टेंस होने की वजह से एक एंड से दूसरे एंड तक आपका घूमने के लिए क्या होता है, फ्री होता है। क्या होता है, फ्री होता है। क्या ये बात समझ में आ गई, नहीं आई? ठीक है, तो अगर मैं यहां पर क्या कर दूं भाई, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये देखो सेम वैसे ही अगर हम यहां पर बात करें, यहां पर है, यहां पर है, और यहां पर है ये पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर ये यहां से यहां घूम सकता है, ये यहां से यहां जाएगा, और यहाँ की सभी बॉन्ड लेंथ कैसी हैं, सभी की बॉन्ड लेंथ कैसी हैं, बराबर है। यहाँ पर कैसी हैं, बराबर हैं। और अगर इन सभी की बॉन्ड लेंथ यहाँ पर बराबर है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ भी घूम सकता है, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ भी घूम सकता है। तो अब ये एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हो गया। तो यानी ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक लास्ट तक ट्रेवल कर सकता है कि नहीं। तो इसलिए कॉन्जुगेट सिस्टम में क्या होता है, डीलोकलाइजेशन होता है। क्यों होता है वो आपने समझ लिया, क्योंकि यहाँ जो ऑर्बिटल की डिस्टेंस रहती है वो बराबर रहती है, तो इसलिए यहाँ पर डीलोकलाइजेशन होता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। क्लियर है, क्लियर है भाई ईशान? अब देखिए भाई, डीलोकलाइजेशन होने के लिए, फॉर डीलोकलाइजेशन दो फैक्टर्स का होना जरूरी है। पहला फैक्टर क्या होगा ईशान, कॉन्जुगेशन में क्या हो रहा है, यहाँ एक सूटेबल डिस्टेंस आ जा रही है। क्या आ जा रही है, जितनी डिस्टेंस यहाँ पर है उतनी डिस्टेंस इसके बीच में है, क्योंकि एक्चुअल में ये सिंगल बॉन्ड है ही नहीं है, ये सिंगल बॉन्ड है ही नहीं है। यहाँ हमने अभी अभी तो बताया था आपको कि इसका हाइब्रिड ये बनेगा, और यहाँ सभी में डिस्टेंस क्या हो गई, बराबर हो गई। तो सबसे पहली चीज डीलोकलाइजेशन के लिए क्या होना जरूरी है, सूटेबल डिस्टेंस। क्या होना जरूरी है, सूटेबल डिस्टेंस। और ये सूटेबल डिस्टेंस काहे से मिलेगी, कॉन्जुगेशन से। सूटेबल डिस्टेंस होना जरूरी है, विच इज अचीव्ड बाय कॉन्जुगेट सिस्टम। कॉन्जुगेट सिस्टम ही ये सूटेबल डिस्टेंस दिला सकता है, वरना कोई और नहीं दिला सकता है। ठीक है, या कॉन्जुगेशन ही दिला सकता है आपका ये। ठीक है, और दूसरी जो कंडीशन होती है वो होती है प्रॉपर ओरिएंटेशन। अगर ओरिएंटेशन सही नहीं है, अगर ओरिएंटेशन सही नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ कॉन्जुगेशन नहीं होगा। कैसे समझाता हूं। और तीसरी कंडीशन होती है इक्विवेलेंट साइज। तो ये तीन कंडीशन है, ये तीन कंडीशन होती है। अब प्रॉपर ओरिएंटेशन देखो, सूटेबल डिस्टेंस तो समझ में आ गया था। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ किस चीज को, प्रॉपर ओरिएंटेशन को। कैसे, एक पाई बॉन्ड ऐसे है, दूसरा पाई बॉन्ड कुछ एक एंगल पर मुड़ा हुआ है, यहाँ से कुछ एक एंगल पर मुड़ा हुआ है। अच्छा, एक पाई बॉन्ड ऐसे, एक पाई बॉन्ड ऐसे है, एक दूसरे बिल्कुल आमने सामने। और तीसरा ये बिल्कुल ही 90 डिग्री पर मुड़ा हुआ है इससे। समझ में आ रही है बात? तो देखो यहाँ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग, डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन के लिए ऑर्बिटल को कहाँ होना चाहिए, बिल्कुल सामने होना चाहिए। मैं आपसे कोई चीज लूंगा, आप कोई चीज दोगे, तो दोनों का हाथ एक ही प्लेन में रहेगा कि नहीं है। अब मैं ऐसे में आपसे रुपए मांग रहा हूं सामने से, आप रुपए ऐसे लिए 90 डिग्री पर खड़े हो, मैं कैसे ले पाऊंगा। दोनों को एक ही प्लेन में होना पड़ेगा भाई, नहीं है बात समझ में? दोनों को एक ही प्लेन में होना पड़ेगा, तब जाकर ये हो पाएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल सेम ऐसे ही, अगर यहाँ प्लेन की गड़बड़ हुई, जैसे थोड़े एंगल पर आया, तो यहाँ तो कॉन्जुगेशन होगा, लेकिन उतना अच्छा नहीं होगा, उतना अच्छा कॉन्जुगेशन नहीं होगा, उतना अच्छा डीलोकलाइजेशन नहीं होगा, और 90 डिग्री पर बिल्कुल नहीं होगा। नहीं है समझ, 90 डिग्री पे बिल्कुल नहीं होगा। जैसे हम पढ़ा रहे हैं,
बैठकर, अब आप लेट कर पढ़ रहे हो, पढ़ाई बिल्कुल होगी नहीं, अंगूठा चूसना बंद करो। ये समझ में आ गई बात, नहीं आई है तो यहाँ पर हो गई नहीं डीलोकलाइजेशन। अंगूठा दिखा रही है मुझे, क्लियर है भैया? तो उम्मीद है ये प्रॉपर ओरिएंटेशन समझ में आया होगा। और कभी कभी क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस वगैरह की वजह से, जो आगे मैं समझाऊंगा, बड़े बल्कि ग्रुप्स अगल बगल में लग जाते हैं, तो क्या होता है, किसी एटम का रोटेशन हो जाता है, रोटेशन हो जाता है तो उनके एंगल ऐसे बिगड़ जाते हैं। और जब ये एंगल बिगड़ जाते हैं, कैसे, जरा देखो, यहीं पर मैं समझा दूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये कार्बन लगा है, इसका एक ऑर्बिटल है, यहाँ पर हमने किसी नाइट्रोजन वगैरह लगा दिया, उसका भी एक ऑर्बिटल है। अब अगर बगल आ गए बल्कि ग्रुप, ये थोड़ा सा क्या हो गया, रोटेट हो गया। तो अब ये एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने नहीं आ पा रहे ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, रेजोनेंस थोड़ा कम हो जाएगा, या मीजोमेरिक कम हो जाएगा, या डीलोकलाइजेशन कम हो जाएगा। और डीलोकलाइजेशन कम हो जाएगा तो ऐसे में रेजोनेंस इफेक्ट कम आएगा और इंडक्टिव इफेक्ट का असर ज्यादा होगा। ठीक है? और यहीं से एक इफेक्ट आता है जिसे हम लोग बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट। बहुत मजेदार इफेक्ट होता है, बाद में मैं बताऊंगा आपको। ऑर्थो इफेक्ट ये बहुत अच्छा खासा इंफ्लुएंस डालता है, मतलब ऑर्थो पर अगर कोई लग जाए, यानी पहले से कोई एक ग्रुप लगा हुआ है, उसके जस्ट बगल वाले पे अगर कोई लग जाए, तो वहां पर ये इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन की वजह से ही बहुत सारी चीजें गड़बड़ होने लगती है, नॉर्मल ट्रेंड से हटकर अलग ट्रेंड होने लगता है। किसकी वजह से? ऑर्थो इफेक्ट की वजह से। वो क्या करता है, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन कॉज करा देता है। ठीक है? तो ये फैक्टर बड़ा काम आएगा भी आपके आगे। ठीक है? अब तीसरी बात होती है इक्विवेलेंट साइज। क्या होती है? इक्विवेलेंट साइज। अब इक्विवेलेंट साइज में आप ये समझ लीजिए, क्या समझ लेंगे, कि अगर मान लो एक ऑर्बिटल कैसा है, बड़ा, और एक ऑर्बिटल कैसा है, छोटा, क्या उतना अच्छा डीलोकलाइजेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा उतना अच्छा डीलोकलाइजेशन। तो अच्छा डीलोकलाइजेशन होने के लिए दोनों ऑर्बिटल की साइज को क्या होना चाहिए? ठीक है? अब जैसे हमने यहाँ पर लिया कार्बन, बेंजीन में तो आपको मालूम ही है कि कार्बन ही लगा रहता है भाई। ठीक है? हमने यहाँ पर लगाया कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है भाई? 6 होता है। तो देखो 1s2, 2s2 और 2p2, हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ निकाल कर दे दोगे तो 2p3 हो जाएंगे। कुल मिलाकर इसका 2p ऑर्बिटल है। और पीरियड टेबल में आप जानते हो बिकनॉफ, कार्बन के सामने कौन आ रहा है? फ्लोरीन। पर जैसे ही हम क्लोरीन में आ जाएंगे, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। तो इसका देखो 3p, अगर हमने क्लोरीन यहाँ लगाया तो इसका कौन सा ऑर्बिटल लग रहा है? 3p। और 3p साइज में बड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अच्छा, ब्रोमीन आओगे तो क्या हो जाएगा? 4p, 4p5। आयोडीन आ जाओगे तो क्या हो जाएगा? 5p5। तो यहाँ पर ये साइज का डिफरेंस और ज्यादा अलग अलग होता जा रहा है। ठीक है? तो डीलोकलाइजेशन का इफेक्ट उतना ही कम होता जा रहा है, डीलोकलाइजेशन का इफेक्ट उतना ही ज्यादा कम होता जा रहा है। इसीलिए क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के केस में इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू, ये अभी आगे और समझ में आएगा जब ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप वगैरह मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है? तब ये बात ज्यादा से अच्छे से समझ में आएगी। चलो अब देखना यहाँ पर, इसे क्या बोलते हैं, क्या नाम है इसका? एनिलाइन या एनिलीन। ठीक है? क्या ये नेचर में बेसिक है या एसिडिक है ईशान?
क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है, इसके पास है लोन पेयर। इसके पास क्या है? लोन पेयर है। ठीक है। और ये अगर लोन पेयर किसी को भी दे सकता है तो ये क्या है? एक बेस है। क्या है? एक बेस है। ठीक है। अब एक चीज देखना, अमोनिया के कंपैरेटिवली एनिलीन ज्यादा बेसिक है या एनिलीन ज्यादा बेसिक है या अमोनिया ज्यादा बेसिक है? जैसे ये लगा हमने अमोनिया, तो ये ज्यादा बेसिक होगा अमोनिया या एनिलीन? बताइए ईशान। एनिलीन ज्यादा बेसिक होगा। देखो बेटा, अगर आप H प्लस यहां दोगे से क्या दोगे? कौन ज्यादा बेसिक होगा? तो H प्लस को इसे लोन पेयर देना है, ये भी लोन पेयर देगा, ये भी लोन पेयर देगा। देगा कि नहीं देगा? ये लोन पेयर कहां पर मौजूद है बेटा? बेंजाइलिक पोजीशन पर है कि नहीं है? और अगर ये बेंजाइलिक पोजीशन पर है तो ये किस में जाएगा? तो ये रेजोनेंस में जब ये जा रहा है या डीलोकलाइजेशन में जा रहा है, तो क्या ये उतना अवेलेबल रहेगा H प्लस के लिए? तो कौन ज्यादा अवेलेबल रहेगा? अमोनिया का लोन पेयर ज्यादा अवेलेबल रहेगा कि नहीं? तो ज्यादा बेसिक कौन हुआ? समझ में आ गई बात? नहीं आई? ये दिमाग हमें थोड़ा सा लगाना है कि बेसिक नेचर कहां से आ रहा है, कहां से नहीं आ रहा है, उसका मतलब क्या होता है। ठीक है। अब देखो भाई, धीमे धीमे इसकी प्रैक्टिस होती जाएगी बेटा, उतने अच्छे से ये समझ में आता जाएगा। ठीक है। हमें इग्नोर नहीं करना इन सब फैक्टर्स को। अब देखो भाई, यहां पर ये आपका लोन पेयर डोनेट करता है। ठीक है, लिख देता हूं, दिस इज लोन पेयर डोनर। तो क्या है? बेस है। बट लोन पेयर इज इन रेजोनेंस, लोन पेयर इन डीलोकलाइजेशन, सो लेस अवेलेबल। तो ये कम अवेलेबल रहेगा फॉर डोनेशन, डोनेशन के लिए कम अवेलेबल रहेगा। ठीक है। और वहीं पर अगर मैं ये बना देता साइक्लोहेक्सेनेमाइन, साइक्लोहेक्सेनेमाइन तो कौन ज्यादा बेसिक होता बताओ? साइक्लोहेक्सेनेमाइन। क्योंकि यहां पर क्या नहीं है? कॉन्जुगेशन नहीं है। यहां पर क्या नहीं है? कॉन्जुगेशन नहीं है, डीलोकलाइजेशन नहीं है। ठीक है। अच्छा, मैंने यहां लगाया NH और यहां मैंने लगा दिया NO2 ग्रुप। बताओ ईशान, कौन सा ज्यादा बेसिक होगा? ये क्या रहेगा? बताओ भाई। NO2 क्या कर रहा है? इस पर तो लोन पेयर है नहीं है। क्यों नहीं है? इसके 3 बॉन्ड ऑलरेडी बन चुके हैं और चौथा इसके पास में जो लोन पेयर था उससे उसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया। समझ रहे हो ईशान भाई? अब NO2 ग्रुप कैसा है बेटा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन का विड्रॉल करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन का विड्रॉल यहां से करेगा। अरे यार, ये तो मैंने लगाई नहीं है। ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन का विड्रॉल यहां से करेगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन का विड्रॉल यहां से करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन का विड्रॉल और यहां से कर लेगा, और जब यहां से कर लेगा तो अब ये H प्लस के लिए और कम अवेलेबल हो जाएगा कि नहीं? तो ये क्या हो जाएगा? लीस्ट बेसिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें? समझ में आ गई बात? तो ये क्या हो जाएगा? और कम बेसिक हो जाएगा। देखो, ये तो लोन पेयर यहां पे जा ही रहा था,
ये तो लोन पेयर यहाँ पे जा ही रहा था, अब लोन पेयर और तगड़ा जा रहा, तो अब H प्लस के लिए उतना ही कम अवेलेबल रहेगा, ये लीस्ट अवेलेबल फॉर, समझ में आ गई बात, नहीं आई? अच्छा, तो अगर आप NO2 लगा देते तो ये से क्या कर देता है, कम बेसिक कर देता है। अब NO2 मैंने यहां लगा दिया, एक NO2 मैंने यहां लगा दिया, एक NO2 यहां लगा दिया, और मैंने कर दिया NH। अब क्या हो जाएगा बताओ भैया, इसे और कम बेसिक हो जाना चाहिए, पर ये नहीं, इसका बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? ये बड़े बड़े ग्रुप आ गए, और जब ये बड़े ग्रुप आ गए, बल्कि ग्रुप आ गए, तो ये इस पर क्या करेंगे, रिपल्शन डालेंगे, और इसका जो अपने आप में ऑर्बिटल है उसमें इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो अब लोन पेयर क्या होगा, कम जाएगा इसके अंदर, तो अब ये लोन पेयर ज्यादा अवेलेबल रहेगा किसके लिए, तो दिस इज मोर बेसिक। इसका बेसिक नेचर क्यों कम हो रहा था, क्योंकि लोन पेयर कहां जा रहा था। अब यहां क्या हो गया, स्टेरिक हिंड्रेंस, क्या हो गया, यहां वर्ड यूज करेंगे स्टेरिक, स्टेरिक मतलब होता है बहुत बड़े बड़े ग्रुप का हिंड्रेंस हो जाता है। स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से यहां पर इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन हो गया। इम्प्रॉपर किस चीज का, किसका, ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स का इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन हो गया, इसकी वजह से डीलोकलाइजेशन सही से नहीं हो पा रहा, और जब वो सही से नहीं हो पाएगा तो लोन पेयर इज मोर अवेलेबल फॉर, तो इट इज मोर बेसिक। ठीक है, अब इसी में अगर मैं CH3 ग्रुप लगा दूं तो अब और बल्कि ग्रुप होगा कि नहीं, तो अब ये बहुत ज्यादा बेसिक हो जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज, समझ में आ गया? ऑर्बिटल्स आर नॉट प्लेनर and lone pair is free for donation. So basic strength increases. आगे समझ में? हाँ बोलो, क्या बोल रहे? कौन सा लीस्ट स्टेबल है, मतलब स्टेबिलिटी, कौन सी स्टेबिलिटी के टर्म्स में बात कर रहे हो? यहाँ तो नहीं लिखा कहीं, जाने क्या समझा रहे हो, जाने क्या समझ रहे हो। अब इसका ऑर्बिटल पिक्चराइजेशन देखते हैं हम लोग, किस चीज के अंदर, बेंजीन के अंदर। ठीक है भाई, बेंजीन के अंदर हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ऑल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड होता है, यानी सभी के पास में क्या होगा, पाई ऑर्बिटल्स होंगे, और जब सभी के पास पाई ऑर्बिटल्स होंगे तो एक चीज सोचो, यहां भी उतनी डिस्टेंस है, यहां भी उतनी डिस्टेंस है, यहां भी उतनी डिस्टेंस है, ये उतनी डिस्टेंस है, ये उतनी डिस्टेंस है,
तो बेंजीन की रिंग में आपने देखा ऊपर और नीचे दोनों तरफ कौन मौजूद होता है? इलेक्ट्रॉन का क्लाउड। कौन होता है? तो इस पर सबसे पहले अटैक कौन करेगा? इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल? अच्छा, अभी ये समझाया नहीं इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल। बहरहाल समझ लो, जिसे इलेक्ट्रॉन से प्यार होगा वही तो अटैक करेगा, और जिसे इलेक्ट्रॉन से प्यार होता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक। तो बेंजीन पर मोस्टली कौन अटैक करता है? इलेक्ट्रोफाइल्स अटैक करते हैं। कौन करते हैं? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच होती है। ऐसी एल्कीन्स और एल्काइंस होते हैं, उनमें भी तो पाई बॉन्ड होता है, तो ऊपर नीचे वो झंडा लिए खड़े हैं, काय का? इलेक्ट्रॉन्स का। तो अटैक कौन करेगा? इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। कौन करेगा? इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। समझ में क्लियर है? ठीक है भैया। अब इसके बाद में जैसे हमने देखना यहां पर किसे लगा दिया, ये लगा दिया हमने NH2 को यहां पर। तो नाइट्रोजन का भी तो एक ऑर्बिटल होगा, और ये ऑर्बिटल इसके साथ में क्या करता है? इसका जो लोन पेयर है वो इसके साथ में इस तरीके से रेजोनेंस करता है। तो रेजोनेंस में क्या हो रहा है, क्या ये समझ में आ गया बेटा ईशान? बोलो, सही पिक्चर दिख गई? बेंजीन के अंदर कैसे डीलोकलाइजेशन हो रहा है, कैसे रेजोनेंस हो रहा है, ये दिख गया कि नहीं? अभी तक नाम नाम सुना था, अब ये समझ लो कैसे हो रहा है डीलोकलाइजेशन। तो अगली बार जब भी मॉलिक्यूल देखो एनिलीन का, कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो सिर्फ सिंबल सामने बने नजर नहीं आना चाहिए आपको। इस टाइप के ये स्ट्रक्चर्स क्या हो रहा है माइक्रोस्कोपिक लेवल पर आपके दिमाग में तुरंत बन जाना चाहिए। और दिमाग में बनाने के लिए कोई बहुत अच्छे आर्टिस्ट की जरूरत नहीं है। अरे सर हमसे बन ही नहीं पा रहा, हमारी आर्ट अच्छी नहीं है। दिमाग बहुत अच्छी आर्ट बना लेता है तुरंत। तो तुरंत आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भाई अंदर क्या हो रहा है, किस तरीके से ऑर्बिटल शेयर हो रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये तुरंत आपको माइक्रोस्कोपिक लेवल पर दिख जाएगा। अब यही मैं बड़े ग्रुप लगा दूं तो ये हिंड्रेंस देंगे, इस कार्बन और इस नाइट्रोजन को रिपेल करेंगे। तो इनके जो ऑर्बिटल है, इस कार्बन और इस नाइट्रोजन की जो ऑर्बिटल है, ये मिसमैच हो जाएंगे, और ये किसी और एंगल पर लग जाएगा कि नहीं। और जब किसी और एंगल जाएगा तो उतने अच्छे से डीलोकलाइजेशन कर पाएगा। बस इन्हीं बातों का ध्यान रखना है। आगे समझ में नहीं आया? ठीक है। अब अगर आपको ये समझ में आ गया है बच्चों, तो यहीं से रिलेटेड आपको समझ में आएगा अगला इफेक्ट। अगला इफेक्ट होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। खूब निन्नी आ रही है ईशान, रात में ज्यादा देर तक मोबाइल और लैपटॉप चला लिया। हाँ भाई याशिता, समझ में आ गया बेटा? हाँ सर। सारिका, हाँ सर। उजैर भाईजान, यस सर। समझ में आ गया? यस सर। अटेंडेंस नहीं ले रहे हम, पूछ रहे समझ में आया कि नहीं। नहीं। दीदी आपको समझ में आया पक्का? अब देखो भाई, अगला जो इफेक्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है हाइपर कॉन्जुगेशन। यशिता, हाँ सर। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है बेटा? सर थोड़ा थोड़ा रेजोनेंस जैसा ही होता है जहाँ तक मुझे याद है। अच्छा, मीजोमेरिक भी रेजोनेंस जैसा होता?
और रेजोनेंस नहीं जो थोड़ा है वो तो रेजोनेंस जैसा होता ही है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी रेजोनेंस जैसा होता है, तो फिर इंडक्टिव और मीसोमेरिक भी हो जाएगा रेजोनेंस जैसा। नहीं। और क्या, एरोमेटिक भी मीसोमेरिक रेजोनेंस जैसा हो जाएगा। कुल मिला के पूरी कहानी केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रेजोनेंस जैसी होती है? पता नहीं सर, याद नहीं है मुझे। तो याद नहीं है तो ये बोलो ना बेटा, ये सब कुछ रेजोनेंस जैसा कैसे हो जा रहा है? हाँ बेटा, विशाखा, ईशान, व्हाट इज हाइपर कॉन्जुगेशन है? यादव जी, ये क्या हो रहा? संजना, बोलो। मुंह से बाहर निकालिए आप। हाँ, हो गया कल्याण। है? आगे तो सुन ले उसकी बात। यही तो उसने बोला। क्या बोल दिया? हाँ, नमस्ते बेटा, ऐसे बंद कर दो। देखो भाई, ये भी एक डिफरेंट टाइप है किसका, कॉन्जुगेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इंडक्टिव इफेक्ट। क्या पढ़ा था? इंडक्टिव इफेक्ट में क्या हो रहा था? शिफ्टिंग हो रही थी, किसकी? सिग्मा इलेक्ट्रॉन। शिफ्टिंग हो रही थी किसकी? समझ में आई ये बात? फिर हमने किसे पढ़ा? रेजोनेंस को। रेजोनेंस में क्या हो रहा था? पहले डीलोकलाइजेशन हो रहा था, पहली बात तो डीलोकलाइजेशन हो रहा था, और दूसरा किसका हो रहा था? समझ में आई बात? ठीक है। अब तीसरा हम पढ़ने जा रहे हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। इसमें भी डीलोकलाइजेशन होगा, लेकिन पाई का नहीं, क्योंकि डीलोकलाइजेशन और पाई इलेक्ट्रॉन अगर आपने करा दिया तो वो रेजोनेंस बन जाएगा। तो यहाँ डीलोकलाइजेशन हम किसका कराएंगे? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का। किसका? समझ में आ गई बात? ठीक है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होगा यहाँ पर। बहुत अच्छे से इस बात को समझ लो, पहली चीज तो। ठीक है, मीजोमेरिक और रेजोनेंस अपन ने देख लिया था कैसे अलग अलग होते हैं। ठीक है, चलिए अब देखें से। तो यशिता, हाँ सर। अब मुझे इतना बता बेटा, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह तो पढ़ा ही होगा आपने? हाँ सर, पढ़ा था। पढ़ा था ना? सारिका, हाइब्रिडाइजेशन भी पढ़ा था आपने? सब मुझे नहीं आता है 11th का कुछ भी। है? अच्छा, मतलब तुम मेल वर्जन हो इतनी बेवकूफी के। ओके, चलो भैया देखते हैं यहाँ पर। जैसे जैसे हाइब्रिडाइजेशन आता है उससे मैं ये क्वेश्चन करूंगा। मुझे बेटा इतना बताओ, क्या नाम है तुम्हारा, यशिता, यहाँ पर हाँ सर। इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? बता जल्दी।
क्या हो गया बेटा, इतनी खामोशी, जल्दी बताओ। यशिता, हाँ सर, 1 मिनट, याद नहीं आ रहा मुझे कैसे करती थी मैं। चलो मैं बता दूं। हाँ सर। लोन पेयर और प्लस किसे, सिग्मा बॉन्ड, इन दोनों को जब हम गिनते हैं तो एक नंबर आता है, उस नंबर से हम हाइब्रिडाइजेशन को निकालते हैं। अगर वह नंबर 2 होता है तो sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, 3 होता है तो sp2 होती है, 4 होता है तो sp3 होती है, 5 होता है तो sp3d होती है, 6 होता है तो sp3d2 होता है, और 7 होता है तो sp3d3 होता है, और 8 हो गई ईशान तो sp3d4 हो जाएगा, f1 हो जाएगा, d3 f1 हो जाएगा। बेटा 8 होता ही नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम एक एटम से 7 एटम लग सकते हैं, ठीक है ना। हाँ बेटा आप बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन, मैंने तरीका बता दिया है। नहीं मालूम? हाँ इशिका, बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा नाइट्रोजन का। तो वैसे देखेंगे तो sp3 होगा, और ऐसे देखेंगे तो कुछ और हो जाएगा। वैसे कैसे देखना है ये तो बताओ। हाँ हाँ, तो बस वैसे ऐसे नहीं बोला करो, ये बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। हाँ देखो भाई, इशिका का कहना ये था कि इस पर है देखो 2 हाइड्रोजन, यहाँ किसे किसे ये बताओ हाइब्रिडाइजेशन निकालना नहीं आता है। हाँ बताओ। नहीं तुम्हारा 11 तो चलेगा, तुम तो गधे ही हो, तुम्हारा 11 चलेगा, तुम हाथ नीचे कर लो। हाँ तुम लोग उठाओ हाथ। हाँ गर्व से गाऊंगा दे। देखो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकलता है बच्चों, बहुत अच्छे से समझ लेना। पहले हाइब्रिडाइजेशन की टॉपिक को अपन इधर उठाकर रख लेते हैं। आपको मालूम है, बिल्कुल सीधी सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ सारी का, आज के बाद में नहीं कहना बेटा कि हाइब्रिडाइजेशन नहीं आता है। समझ में आ रही है बात? ओ सारिका, हाँ सर। कहाँ गायब हो जाती है? बोला तो था सर। अच्छा देखो, बोला था। अगर ओके, 2 एटम्स के बीच में, उजैर आप भी समझना इससे बेटा, यस सर। 2 एटम्स के बीच में अगर मल्टीपल बॉन्ड होता है तो मल्टीपल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो सकता है, या मल्टीपल बॉन्ड क्या हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। एक बात याद रखना, मल्टीपल बॉन्ड हो, अभी हम बिल्कुल डिटेल में नहीं जा रहे हैं, 11th वाले केमिकल बॉन्डिंग को इस बात को पढ़ेंगे डिटेल में, बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन क्यों होता है, हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन से क्या होता है, उसके क्या यूज है, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। अभी सिर्फ इतनी सी बात समझ लो कि अगर मल्टीपल बॉन्ड है तो सिर्फ एक सिग्मा होता है, और बाकी जितने हैं तो वो सब क्या हो जाएंगे, ये एक सिग्मा और एक ये पाई हो जाएगा। अगर ए और बी के बीच में 5 बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा बेटा, बताओ जरा। होता ही नहीं है बेटा, 3 से ऊपर नहीं होता, ठीक है। तो यहां पर एक सिग्मा होता है, और बाकी जितने हैं, 2 एटम्स के बीच में बात कर रहा हूं। अब ये नहीं है कि ए के साथ में मैंने यहाँ पर, जैसे मैंने ये ले लिया फ्लोरीन, अब इसके साथ में 7 क्लोरीन मैंने लगा दिए, अब आप कहने लगे एक सिग्मा है बाकी सब पाई है। यहाँ बात हो रही है 2 एटम्स के बीच में, यहाँ 2 एटम नहीं है, बहुत सारे एटम हो गए, ठीक है। 2 एटम्स के बीच में कभी भी अगर मल्टीपल बॉन्ड होगा तो सिर्फ एक सिग्मा होगा, सिग्मा को इससे दिखाते, बाकी क्या होंगे, पाए। पाए होते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग से जो बनते हैं, सिग्मा होते हैं हेड टू हेड ओवरलैपिंग। इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिग्मा में दोनों न्यूक्लियस के बीच में रहता है, 12th वालों को बता रहा हूं।
जिसकी वजह से बॉन्डिंग कैसी रहती है, स्ट्रॉन्ग, क्योंकि नेगेटिव चार्ज बीच में, दो पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, पर इस नेगेटिव की वजह से क्या हो गया है, जुड़ गए। क्या हो गया है, जुड़ गए। ठीक है, पाई में क्या होगा, न्यूक्लियस आमने सामने आ रहा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड या तो ऊपर होगा या नीचे होगा, और न्यूक्लियस सामने, तो न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और जब रिपेल करेंगे तो ये पास में नहीं आ पाएगा, तो डिस्टेंस ज्यादा रहेगी, तो ये वीक बॉन्ड होगा। कैसा बॉन्ड होगा, वीक बॉन्ड होगा। समझ में आ गई ये बात। चलो, अब लोन पेयर निकालना आता है कि नहीं आता है, आता है, नहीं आता लोन पेयर, लोन पेयर निकालना नहीं आता। नाइट्रोजन में कितने लोन पेयर होते, कोशिश करो। सल्फर में कितने लोन पेयर होते, नहीं मालूम। देखो बेटा, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 7 है। ठीक है, यदि पहली ऑर्बिट में इसके 2 इलेक्ट्रॉन है और इसके बाकी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2,5, तो 5 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन हमेशा किस में रहते, पेयर में, तो कितने पेयर बनेंगे इसमें, 2 पेयर और एक अकेला, तो जो पेयर में इलेक्ट्रॉन होता है उसे हम क्या कहते हैं, लोन पेयर। तो कितने लोन पेयर हो गए, जो कि नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, इस बात को समझना। मैंने आपसे पहले ये बोला कि इलेक्ट्रॉन हमेशा कैसे रहते हैं, पेयर्स में रहते हैं। कैसे रहते हैं, इलेक्ट्रॉन हमेशा पेयर्स में रहते हैं। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे धरती पर मनुष्य जोड़े में रहते हैं। एक्सेप्शनल वाले अलग हैं, ठीक है, जो ब्रह्मचारी होते हैं हमारे देश के बड़े बड़े लोग, ठीक है, उनकी बात अलग है। बाकी सब कैसे रहते हैं, पेयर में रहते हैं। इलेक्ट्रॉन कैसे रहते हैं, पेयर में रहते हैं, याद रखना। अच्छा, अब मैं आपसे ये बोलूं, एक घर है जिसमें 5 मेंबर्स हैं, कितने मेंबर्स हैं, बताओ कितने जोड़े हैं, कितने शादीशुदा हैं और कितने कुंवारे हैं, बता सकते हो। डाटा इनकम्प्लीट है। अगर जोड़े होंगे तो 2 जोड़े बन गए और एक कुंवारा हो गया। दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, दूसरी होती है एक जोड़ा है और 3 कुंवारे हैं। तीसरी प्रोबेबिलिटी क्या है, 5 कुंवारे। 3 प्रोबेबिलिटी बन गई, नहीं बन गई। लेकिन यहां पर आपका क्या चीज नहीं है, यहां कोई कंफर्मेशन नहीं है, कोई भी क्या नहीं है, कंफर्मेशन नहीं है। अब मैं आपको एक डाटा देता हूं, बिल्कुल सीधा सिंपल डाटा है। मैंने ये बोला एक घर में 5 मेंबर हैं और 2 बहुएं आनी है या 3 बहुएं आनी है। तो अगर मैंने कह दिया 2 बहुएं आनी है तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 उनमें से कुंवारे। मैंने बोल दिया 3 बहुएं आनी है बाहर से, तो इसका मतलब 3 कुंवारे हैं। समझ में आ गई बात, नहीं आई, ठीक है। अच्छा, नाइट्रोजन को कितने और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो इसका मतलब 3 बहुएं आनी है कि नहीं आनी है, तो इसका मतलब 5 में से 3 क्या हो गए, कुंवारे हो गए। कुंवारे मतलब क्या हो गए, सिंगल सिंगल हो गए, और 2 कैसे हो गए, पेयर्ड। तो जो 2 पेयर्ड हो गए इसका मतलब वो क्या है, और 3 क्या है, अनपेयर्ड। तो ये 3 बहुएं बाहर से आएंगी और क्या बना देंगी, बॉन्ड पेयर। क्या बना देंगे, तो ये बन गया बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर क्या होता है, जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन 2 कंबाइनिंग एटम की हो, और लोन पेयर क्या होता है, जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन उसके खुद के हो। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, नहीं आया। ऑक्सीजन में बताओ कितने लोन पेयर हो जाएंगे, 2, कितना हो गया, 6। एटॉमिक नंबर कितना है, 8 है, 8 है कि नहीं है। अब ये 6 है, इसे कितने की जरूरत है, तो 2 बहुएं बाहर से आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, तो किसके लिए आ रही है, 2 अनमैरिड के लिए आ रही है। तो इसका मतलब 4 मैरिड हैं, और 4 का कितना पेयर बनेगा, 2 पेयर बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इसमें 2 पेयर हैं किसके, लोन पेयर। समझ में आ गया विशाखा। हाँ भाई, ऑनलाइन वालों समझ में आया। यस सर। हाँ सर। हाँ,
तो लोन पेयर निकालना आप सीख गए हो। तो अब देखो, अगर लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड, इन दोनों को आप गिनते हो, इन दोनों को, हाइब्रिडाइजेशन पहली बात तो पूरे मॉलिक्यूल का नहीं होता है, किसी एक एटम का होता है। उस एटम से जितने बॉन्ड लग रहे हैं, जितने सिग्मा बॉन्ड है उन्हें गिन लो, उस एटम पर जितना लोन पेयर है उसे गिन लो, दोनों को ऐड कर दो। ऐड करने पर यहां पर आपको एक नंबर मिलेगा। ये नंबर अगर 2 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp। अगर ये 3 आता है, 4 आता है, तो देखो 3 तो हो गए p और 1 हो गया s, 4 हो गए। 5 आएगा तो, 6 आएगा तो, 7 आएगा तो, और 8 आएगा तो होगा ही नहीं, क्योंकि एक एटम से 7 से ज्यादा नहीं लग सकते। 7 भी लार्ज के केस में लगते हैं, आयोडीन वगैरह केस में, IF7। ठीक है, फिर वो हिंडर करने लगेंगे, उतनी स्पेस ही नहीं बचेगी। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो यहां पर अगर हम हाइब्रिडाइजेशन देखें तो देखो कितने बॉन्ड हैं, 3 सिग्मा है और एक क्या है, लोन पेयर है। नंबर कितना आया, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। sp3 का जो शेप होता है आपको मालूम है वो कौन सा होता है, टेट्राहेड्रल शेप होता है। तो इसका शेप कैसा होना चाहिए, पड़ेगा चाटा खींचकर, पिरामिडल। हाइब्रिडाइजेशन sp3 है इसका, लेकिन एक कौन आ रहा है, लोन पेयर आ रहा है कि नहीं। लोन पेयर से कैसा हो जाएगा, पिरामिडल शेप हो जाएगा। भूल गई दीदी, हैं? केमिकल बॉन्डिंग याद करो, शेप्स में क्यों गड़बड़ा रही हो। ठीक है, अब पिरामिड में मालूम पड़ा 2 टांगे तो सही जा रही है, और तीसरी में इतने बड़ा ये एलिफेंटाइटिस हो गया, तो बहुत भयंकर डिस्टॉर्टेड रहेगा ये। ठीक है, अब देखो यहां ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, पर ये होता नहीं है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये होता है sp2। क्यों होता है, समझना इसका रीजन, समझना इसका रीजन। अच्छे अच्छे कंफ्यूज रहते हैं इसमें। ये अगर आप यहां पर ये लोन पेयर देख रहे हो, तो ये लोन पेयर काहे में जा रहा है, तो जब इसकी आप एक कैनोनिकल फॉर्म बनाओगे, तो इस कैनोनिकल फॉर्म में आपने देखा यहां पर क्या बन गया, NH2 बन गया कि नहीं बन गया भाई, और यहां क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, और यहां क्या आ गया। तो ये लोन पेयर ने क्या बनाया, बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। तो इसीलिए अब इस लोन पेयर को लोन पेयर ना कहकर हम क्या बोलते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर बोलते हैं, या पाई इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। हम इसे क्या नहीं बोलते हैं, और हाइब्रिडाइजेशन में पाई इलेक्ट्रॉन को लिया नहीं जाता, पाई इलेक्ट्रॉन को क्या नहीं किया जाता, लिया नहीं जाता है। तो ये लोन पेयर होकर भी लोन पेयर नहीं है, क्योंकि ये डीलोकलाइजेशन में जा रहा है। अमोनिया में ये लोन पेयर है, क्योंकि वहां डीलोकलाइजेशन में नहीं जा रहा। अमोनिया का मॉलिक्यूल मैंने सिंपली बनाया, या मिथाइल एमाइन बनाया मैंने, वहां ये डीलोकलाइजेशन में नहीं जा रहा। और जब ये डीलोकलाइजेशन में नहीं जा रहा, तो ये सिंपली क्या है, क्या है, लोन पेयर, सिंपली एक लोन पेयर है। यहां पर क्या है, ये पाई इलेक्ट्रॉन है, तो हाइब्रिडाइजेशन में से काउंट नहीं करोगे। तो यहां पर n का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज है। और sp2 हाइब्रिडाइज का शेप कैसा होता, क्या पड़ेगा, प्लेनर। कैसा होता है, ट्रायगोनल प्लेनर। याद आया कि नहीं आया, है? एरोमेटिसिटी के लिए पहला रूल तो यही होता कि नहीं होता। तो यहां पर ये कैसा हो गया, प्लेनर हो गया। और प्लेनर हो गया तो इसीलिए देखो इसका ऑर्बिटल क्या रहेगा, प्लेन में रहेगा। किसके प्लेन में रहेगा, कार्बन के प्लेन में रहेगा।
इस हाइब्रिडाइजेशन की वजह से तो ये सीधा रह पाता है, ये बिल्कुल इसके क्या आ गया, प्लेन में आ गया। अब औरतों पर किसी को लगा और डिस्टॉर्ट करा दो तो परेशानी हो जाएगी। तो उम्मीद है समझ में आई होगी ये बात, बहुत अच्छी है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हम लोग ने यहां पर देखा था, क्या देखा था कि बेसिकली इसे थोड़ा सा बैक कर दें। चलो अब देखो 11 का एक और कॉन्सेप्ट, जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं, वो पाए जाते हैं किसमें, पाई इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन प्योर ऑर्बिटल्स। ये किस में रहते हैं, प्योर ऑर्बिटल्स में रहते हैं, याद रखना। पाई इलेक्ट्रॉन किस में रहते हैं, प्योर ऑर्बिटल्स में रहते हैं, ठीक है। जबकि जो आपके लोन पेयर रहते हैं, क्या रहते हैं, आर प्रेजेंट इन हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये किस में मौजूद रहते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहते हैं। क्लियर है, ये किस में मौजूद रहते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहते हैं। चलिए बाकी कल कराएंगे, ठीक है, कल ही समझाएंगे इसे हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है बच्चों।